तो बेसिकली क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक आ चुकी है। वैसे तो इसमें कंपैरिजन वीडियो बनता है इस टॉपिक पे, आई एक्सेप्ट दैट कि न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें क्या न्यू है क्या ओल्ड है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट उससे पहले भी ज़रूरी है कि हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एनसीईआरटी तो ऑलरेडी लेट आई है, तो अब तो कोई एक्सेस भी नहीं था, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग चैनल अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब तक आपके पास में रेफरेंस ना हो तो पढ़ाना बेकार है। उसके बाद में फिर क्या है, मैं आपके साथ गलत करूँ, क्योंकि जब एक बार एनसीईआरटी आ जाएगी तो हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, बट जब मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, मैं उसको फिर से आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपकी ब्रेन एनर्जी को खर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने न्यू एनसीईआरटी पे कुछ बनाया ही नहीं था। बट ये चीज़ क्लियर थी कि जो एनसीईआरटी है मिड ऑफ द जुलाई आ जाएगी, तो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैन थिंग इज दैट मैं ये वीडियो तो नहीं बनाने वाला कि आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, यू नो वेरी वेल। बट अभी कुछ टाइम तक ना मार्केट में जो हार्ड कॉपी है उसकी सप्लाई कम रहेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो टॉपिक आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं उनके लिए ना आप PDF निकलवा लो, बेस्ट थिंग इज दैट, क्योंकि वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, बट अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। आज का जो चैप्टर है दिस इज अबाउट द अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। देखो सबसे पहले आप सोचने का ट्राई करो, इसको एक अलग एंगल से सोचो। ह्यूमंस के पास तो ना तो सबसे तेज़ दौड़ने वाले फीट से, ना उनके पास में लॉन्ग टीथ थे, ना लॉन्ग नेल्स थे जिनकी वजह से वो शिकार कर सकते थे। फिर भी आज की डेट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस ह्यूमन का है। आज की डेट में आप देखो किसी भी सोसाइटी ने, किसी भी रेस ने, किसी भी स्पीसीज़ ने अगर दुनिया को सबसे ज़्यादा बदला है तो वो ह्यूमन है। सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग। अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं तो ना तो किसी लॉयन ने आज तक इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया, ना ही किसी टाइगर ने इतना पॉल्यूशन किया, ना ही किसी डॉल्फिन ने किया, बट सबसे ज़्यादा चेंज अगर किसी ने किया है तो वो ह्यूमंस ने किया है। ऐसा कैसे हुआ? एक चीज़ बताओ, जब ह्यूमंस को भगवान ने बनाया था या किसी भी एंटिटी ने बनाया था या नेचर ने बनाया था तो कुछ भी स्पेशल नहीं दिया था, उनके पास ये था ब्रेन। उस ब्रेन को यूज करके ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन। और इसको पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है ना, अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा तो केवल एग्जाम नहीं, आपको अपने एंसेस्टर से प्यार हो जाएगा। कितनी महान थे वो लोग जिन्होंने अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया पे अपना कब्जा नहीं किया, पूरी दुनिया को चेंज किया। अच्छे भी काम किए, थोड़े बहुत बुरे भी काम किए। देखो हर कॉइन के ना दो साइड होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल हम ह्यूमंस एज अ एंटिटी, एज अ लिविंग एंटिटी बस अच्छे ही काम कर रहे हैं, हम बुरे भी काम कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आज हम इस चैप्टर को एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे कि हम अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ रहे हैं, हम अपने उन फोर फादर्स की कहानी पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो लेट्स बिगिन ऑन द Edu5 GS एंड आई एम निखिल राजकुमार रावत एंड वेलकम एट द मिशन स्टार्टअप 100 बैच। तो ये हमारा पहला बैच है, इसलिए मैंने इसमें 01 लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आई ट्राई टू कवर अप द 58 स्लाइड। तो ये है, देखो शॉर्ट में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपके सामने सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो इस वाली पिक को आप देखो ध्यान से, इस वाली पिक को देखना क्योंकि हाई रेजोल्यूशन की पिक है तो थोड़ा टाइम इसको लगेगा लोड होने में। ये आपके पूर्वज हैं होमोसेपियंस। ये कौन है? आपके पूर्वज हैं होमोसेपियंस। देखो क्या कंडीशन है, एक केव में बैठे हुए हैं, डरे हुए, बाहर एनिमल्स हैं, विद इन अ 1 आवर, विद इन अ 1 सेकेंड दे कुड बी किल्ड। बट वहीं पे जब आप दूसरी इमेज देखोगे तो वो इमेज है ये। आज हम बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, कैसे हम यहाँ से यहाँ तक आए, कैसे हमने इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक गए। ब्रेन, आज की डेट में हम बोलते हैं ना अपने दिमाग को यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, वो यही है वो ब्रेन का यूज करना। केवल बानर थे, कुछ बंदर थे, कुछ मंकीज थे, कुछ एप्स थे, उन्होंने कहानी शुरुआत की अफ्रीका से और निकल के कहाँ पे आए, पूरी दुनिया में आए। आज हमारे पास एरोप्लेन है, आज हमारे पास में बुलेट ट्रेन है, आज हमारे पास में गन्स हैं। आज लॉयंस ने होमोसेपियंस को ख़त्म नहीं किया, हमने उनको एंडेंजर्ड कर दिया। तो कहानी यहाँ से शुरू होगी। हमारे पूर्वज इसी तरीके से चांदनी रातों में, अंधेरी रातों में दुबक के बैठा करते थे कि कोई भी जानवर हम पे हमला ना कर दे। कई बार उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारा और कई बार बड़े बड़े जानवरों ने उनके परिवार के लोगों को मारा। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो ये है इस चैप्टर का ओवरव्यू जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का, उसके बाद में हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। देन वी विल टॉक अबाउट द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, क्योंकि देखो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब तक हमारे पास में राइटिंग नहीं आई थी तो हमने क्या किया था, हिस्ट्री को समझने के लिए हमने उनके टूल्स को देखा, हमने उनके जो यूटेंसिल्स थे, जो उनके बर्तन थे, जो उनके कपड़े थे, उनको हमने खुदाई कर करके देखा, जिसको हम एक्सकवेशन कहते थे, जो है ना
बट उसके बारे में भी फिर हमको पता नहीं पड़ा क्योंकि उसके बाद में रिटन थिंग्स नहीं है ना। तो राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि राइटिंग से पहले का जो पार्ट है उसको आप प्री हिस्ट्री बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे ना आपके पास में कुछ भी चीज़ नहीं है इसको समझने के लिए। उसके बाद का जो पार्ट आएगा, जो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद का पार्ट आएगा, उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड बोलेंगे। इसके बाद में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडिंग ऑफ द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि ये जो न्यू बुक है ना, ये इसलिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि इनमें हर चीज़ का आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी दिया है कि ना किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो ह्यूमन का माइग्रेशन किस तरीके से हुआ ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, ह्यूमन माइग्रेशन में। फिर हम पढ़ेंगे अवर ह्यूमन एंसेस्टर। देखो ऐसा नहीं है कि केवल होमोसेपियंस हुए थे, होमोसेपियंस के बारे में तो आपने पढ़ा है लगातार, उसके बाद में भी होमो इरेक्टस थे और निएंडरथल थे, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में बहुत एक अच्छी बुक है सेपियंस, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप स्टेज ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे, जिसमें आप पेलियोलिथिक पढ़ोगे, मेसोलिथिक पढ़ोगे, न्यूलिथिक पढ़ोगे, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया था उसके बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने जो चार्ट बनाया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक बनाया है। उसके बाद में आप चाइना के बारे में पढ़ोगे, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ोगे और मिस्र के बारे में पढ़ोगे। तो दिस इज़ अ गुड बुक, क्योंकि पहले की जो बुक थी उसमें केवल सिंपली और सिंपली क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था। उसके बाद में आप कहाँ पे चले जाते थे, सिंपली रशियन रेवोल्यूशन पे चले जाते थे, फिर आप नाजिज्म के बारे में पढ़ते थे। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री को कंटिन्यूस वे में पढ़ाया गया, पूरी टाइम लाइन के थ्रू पढ़ाया गया है। तो अभी सेकंड पार्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए लेट्स बिगिन विद द न्यू जर्नी। तो सबसे पहले द ट्रेसिंग अवर अर्लीस्ट एंसेस्टर, सबसे पहला प्राणी वो कौन था जिसने ह्यूमंस की शुरुआत की, सबसे पहला प्राणी। क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री बिगिन द लॉन्ग बिफोर ऑफ द किंगडम्स एंड सिविलाइजेशन। सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे क्लास 6 हो गया, ये 9th है। 1 सेकेंड मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, कहीं पे और भी 6 होगा तो प्लीज़ आप 9 pretend करके चलना, क्योंकि इतनी सारी मुझे पीपीटी बनानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ना, सिविलाइजेशन तो बहुत बाद में आई है, जो रियल टर्म्स है वो है ह्यूमंस। क्योंकि सिविलाइजेशन को बनाने में ह्यूमन का हाथ है, ह्यूमन एक कड़ी है। सिविलाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे कॉमन थिंग्स होती हैं। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, तो पूरे की पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन कश्मीर से और नर्मदा तक, ईरान से लेकर उत्तर प्रदेश तक इक्वल थी। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहला आदमी कौन था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या जर्नी इनटू द ह्यूमन हिस्ट्री, अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर वेयर द ह्यूमन इवॉल्व्ड एंड फूड हैबिट्स, यानी वो कहाँ पे बने, कौन थे, क्या खाते थे और लाइफ स्टाइल क्या थी, ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर द टाइम, और फिर उन्होंने टाइम के साथ में कैसे डेवलपमेंट किया। देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि हमने अभी एरोप्लेन का जो डिस्कवरी किया है वो 150 ईयर एगो किया होगा मेरे हिसाब से। 1911 में राइट्स ब्रदर ने किया था और 1896 में शंभूनाथ तलपड़े जी ने किया था। तो विद इन 150 ईयर्स हमने उसमें कितना डेवलपमेंट किया। तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या थी, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या वो डांस करते थे, क्या वो खाना बचा के रखते थे, क्या उनको फ्यूचर की टेंशन होती थी, क्या वो अपने बच्चों के बारे में बात करते थे, क्या कोई एजुकेशन सिस्टम था, या एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। दिस चैप्टर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इवॉल्व इनटू द मॉडर्न सोसाइटी। यानी मैंने आपको बोला था ना, पहले मैंने जो आपको 2 पिक दिखाई थी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। एक इस वाली पिक से हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, एक डरा हुआ होमोसेपियंस से एक ऐसा विनाशक होमोसेपियंस जो विद अ न्यूक्लियर वेपन पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। एक टाइम पे हमने क्या बनाया था, हमने बनाए थे स्टोन टूल्स, हमने पत्थर के हथियार बनाए थे। आज अकेले अमेरिका और रशिया के पास में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसी डेवलपमेंट के बारे में ये लेक्चर होने वाला है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिफोर रिटन हिस्ट्री, तो इसमें आपको एक टर्म बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होती है पीरियड बिफोर राइटिंग। यहाँ पे लोगों ने लिखना नहीं सीखा, तो आपको केवल अंदाजा लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, क्योंकि आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र लिख के गए, मैगस्थनीज उसके बारे में लिख के गया है, जो बुक थी इंडिका। आपने मुद्रा राक्षस पढ़ी है विशाखा दत्त की, पढ़ी नहीं है, उसमें आचार्य कौटिल्य के बारे में लिखा हुआ है। बट जब हिस्ट्री ही नहीं लिखी गई थी तो उस टाइम को हम प्री हिस्ट्री बोलेंगे। और प्री हिस्टोरिक रिफर टू द टाइम बिफोर द राइटिंग वॉज डेवलप्ड, यानी प्री हिस्ट्री वो टाइम है जिस टाइम पे राइटिंग की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और जब राइटिंग की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमारे पास में कोई रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। आपको जाके एग्जीबिशन करना पड़ेगा,
खुदाई करनी पड़ेगी, और खुदाई में जो टूल मिलेंगे, जो कपड़े मिलेंगे, जो खाने के बर्तन मिलेंगे, वाई दिस यू नीड टू मेक अ अजम्पशन कि ये लोग किस तरीके से रहते थे। नो रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्टेड, कोई रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। समटाइम इन लोगों ने क्या कुछ फिगर्स बनाए, कुछ चित्र बनाए, तो ठीक है, तो उसको उन्होंने एक्सप्रेस करने का ट्राई किया। जैसे आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका में जाओगे तो वो भी एक प्री हिस्टोरिकल साइड है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, चित्र देखने को मिलेंगे। देखिए ह्यूमन ने हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने का ट्राई किया। एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे वो क्या बनाते थे, वो पिक्चर्स बना रहे हैं, और मॉडर्न टाइम में ह्यूमंस क्या बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो रील इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन। विथ दैट स्टूडेंट्स शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। आपने जो कुछ पढ़ा है आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए इन डे टू डे लाइफ, क्योंकि ये एक सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन का बिहेवियर अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो हिस्टोरियन स्टडी दिस पीरियड थ्रू द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। कहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट जाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एक हिस्ट्री की अलग एक ब्रांच है। ये क्या करेंगे, जगह की खुदाई करेंगे और उससे जो भी मटेरियल मिलेंगे उन पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे उस टाइम के बारे में अजम्पशन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट आप सिंपली और सिंपली साइंस में ही करते हो, आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं, इनके पास में भी बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होते हैं, है ना। तो ये एक अलग ब्रांच है। आप फ्यूचर चाहो तो इसमें भी अपने फ्यूचर को डिस्कवर कर सकते हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज द मेन सोर्स ऑफ द प्री हिस्ट्री, यानी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, जब रिटन हिस्ट्री आपके पास में नहीं है तो आप क्या करोगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको लगातार इन आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे क्या रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, अगर आपको इस हिस्ट्री को अच्छे से इंटरप्रिटेट करना है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर एक बात बताओ, इस पार्ट में, इस टाइम में सिंपली और सिंपली आपको कैसे पता ये हुआ, इस किताब को कैसे पता ये हुआ, क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता, उन्होंने इन चीज़ों को डिग करके निकाला। ओके, ये तो आर्कियोलॉजिकल द स्टडी ऑफ पास्ट। हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली ह्यूमंस। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने टूल्स को निकाला, उन बोन्स को निकाला, पॉटरीज को निकाला, फॉसिल्स को निकाला और एंशिएंट सेटलमेंट्स को भी निकाला। दीज डिस्कवरीज रिवील हाउ द अर्ली पीपल लिव्ड। वैसे मान के चलिए, जब आप मौर्यन एम्पायर से पहले जाओगे उत्तर वैदिक काल में, दैट्स कॉल्ड द पोस्ट वैदिक एरा, वहाँ पे एक बर्तन यूज होता है। जैसे मैं ये बोतल यूज़ करता हूँ ना पानी के लिए, तो वो भी एक तरीके का यूटेंसिलियम बर्तन यूज करते थे। वो काफ़ी चमकदार ब्लैक कलर का होता था, उसको हम बोलते थे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो हमको उससे क्या पता पड़ता है कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके का बर्तन बना सकते थे। जैसे आप दिल्ली में मेहरौली में जाओगे, वहाँ पे आपको आयरन पिलर देखने को मिलेगा, तो उससे क्या पता पड़ेगा कि ये लोग बहुत अच्छा आयरन बना सकते थे। उसी तरीके से हमने इन टूल्स को देखा तो टूल्स के बारे में पता पड़ा कि ये काफ़ी शार्प है। तो इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक रही होगी कि ये टूल्स को शार्प कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, जो स्टोन होता था उसमें लकड़ी का एक हैंडल लगाया। तो इनको इस बारे में पता था कि हम लकड़ी का हैंडल लगा के एक तो जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा ये हमारे हाथ में भी कंफर्टेबल रहेगा, दूसरा ये एरो भी बना सकते थे। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से हमने इनके बारे में पता लगाया। फॉसिल्स का आप टेस्ट करके ये पता लगा सकते हो कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, जिसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। देखो कार्बन डेटिंग को अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में समझाऊं तो उसके लिए मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट डाल दूंगा। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, देखो दो तरीके के कार्बन होते हैं। एक तो होता है C14, ये तो वही कार्बन है जो नॉर्मल मिलता है। एक होता है C12, ये होता है कार्बन का समस्थानिक, इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो जब भी कोई पर्सन जिंदा होता है वो C14 को भी लेता है, C12 को भी लेता है। अब C12 की एक खास बात है, अगर आप इसको लेना बंद कर दोगे तो इसका जो भी अमाउंट है वो डाउन होने लगेगा, ठीक है। तो आप उस डाउन होने के रेट को कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हो कि ये बॉन्ड कितना पुराना है। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कार्बन डेटिंग पे और रेडियो एक्टिव डेटिंग पे एक लेक्चर बनाऊँ तो ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस ये समझ लो C12 को कैलकुलेट करते हैं, ये समय के साथ साथ कम होता रहता है। एंशिएंट सेटलमेंट्स के बारे में आपको पता पड़ेगा, क्या ये ब्रिक्स का यूज़ करते थे, क्या स्टोन का यूज़ करते थे, क्या इन्होंने फ्लड को रोकने के लिए कोई सेटलमेंट्स बनाए थे, ब्रिक्स का साइज कैसा था, ब्रिक्स को क्या ये मतलब फर्नेस में बनाते थे या केवल सन में ड्राई करके बनाते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना हम हार्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, जिसको हम सन में भी बनाते थे और हम उसको हार्ड भी करते थे। जैसे आपको पता है ना, आज की डेट में ईंट के भट्टे होते हैं, उनमें हम ईंट्स को क्या करते हैं, बेक करते हैं, और बेक करने के बाद में वो ईंट क्या हो जाती है, काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। तो आर्कियोलॉजी की हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्शन लाइव बिफोर द रिटन रिकॉर्ड। तो आर्कियोलॉजी हमारे को हेल्प कर रही है उस लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने में। अब अर्लियर राइटिंग इन द इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इंडिया की जो ओल्डेस्ट राइटिंग है दैट्स कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली ये ईरान से शुरू होती है और यूपी तक देखने को मिलेगी, और ऊपर कश्मीर से शुरू होकर नीचे आपको गुजरात तक देखने को मिलेगी। मल्टीपल साइट्स हैं, ज़्यादातर साइट्स को हमने डिक किया है। अब इसकी लैंग्वेज तो है, हमको पता है कि इसकी लैंग्वेज है, बट उस लैंग्वेज को हम रीड नहीं कर पाए अभी तक। जब हम रीड नहीं कर पाए तो उसका हमको मीनिंग नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, और आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और नोजेस की सिविलाइजेशन थी। इन सब की लैंग्वेज को हम पढ़ पाएँ तो इन सिविलाइजेशंस के बारे में हमको काफ़ी कुछ पता है, बट हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम बिलोंग टू द सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन में ये सबसे पहली राइटिंग है जिसके बारे में हमको पता है, बट हम अभी तक रीड नहीं कर पाए। बट जिस दिन हम इस स्क्रिप्ट को रीड कर लेंगे तो वो इस सदी की, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। मे बी शायद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी फास्ट कर देगा, बट अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रहेगा हम हिस्टोरियंस के लिए। द हड़प्पन डेवलप्ड वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम, यानी दुनिया के सबसे प्राचीनतम राइटिंग सिस्टमों में से ये एक था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो दिखने में कैसी थी? वो कुछ ऐसी थी। वो पिक्टोग्राफ का यूज कर रहे थे। पहले हमको पढ़ाया गया था कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अब कुछ बोलते हैं राइट टू लेफ्ट भी लिखते थे, लेफ्ट टू राइट भी लिखते थे। तो यू हैव स्टडीड द हड़प्पन स्क्रिप्ट, आपने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में रीड भी किया है। वो कुछ इस तरीके की थी। अब इसको रीड कैसे करना है हमको नहीं पता, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है हमको नहीं पता, पर ये हमारे एंसेस्टर्स ने लिखा है, ये हमारे पूर्वजों ने लिखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपके भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहे होंगे, और मेरे भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहे होंगे। इस सिविलाइजेशन को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी पॉलिटिक्स की, और इंडियंस भी काफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। देखो मुझसे ना कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, स्पेशली स्टूडेंट हु बिलोंग्स फ्रॉम माई स्कूल के ना, सर वो टीचर ना काफ़ी जोक पास करते हैं, आप जोक पास क्यों नहीं करते? देखो मेन थिंग इज दैट कि जोक पास करना आई लव दैट, बट पढ़ाई के टाइम में ना पढ़ाई होनी चाहिए। मैं अपने प्रोफेशन को काफ़ी सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मैं फ्यूचर के लीडर्स तैयार कर रहा हूँ, और मैं तो ऐसा लीडर तैयार नहीं करूँगा ना जो फालतू में जोक पास करे। तो पढ़ाई सीरियस होनी चाहिए जी, क्योंकि जब हमने सिविल सर्विस में पढ़ाई की थी तो काफ़ी सीरियस टीचर्स थे हमारे, 3-3 4-4 घंटे की क्लासेज होती थी, और मजाक होता था, नो डाउट बीच में मजाक होता था, काफ़ी सीरियस मजाक होता था, बट वो कब होगा कैसे होगा वो टीचर पे डिपेंड करता था। फालतू के जोक पास नहीं होते थे। क्योंकि आजकल ना मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, टीचर्स कोई डांस करके आ रहा है, कोई गमछा डाल के आ रहा है, इट इज़ ओके, आपको स्टूडेंट चाहिए, बट किस टाइप के स्टूडेंट चाहिए ये भी तो है ना। इस चैनल को तो वही स्टूडेंट देखेगा जो सीरियस है, जिसको पता है कि पढ़ाई किस तरीके से होती है, जहाँ पे ना 1-to-1 कम्युनिकेशन चल रहा है, लोग डेप्थ में जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा, ये कंपैरिजन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि बिफोर राइटिंग और आफ्टर राइटिंग में क्या था। जैसे पहली जो पॉइंट है वो आपको बताएगा कि बिफोर राइटिंग में 99% ह्यूमन रहते हैं, क्योंकि कितना टाइम हुआ अभी राइटिंग को डिस्कवर हुए, क्योंकि हमको अर्थ पे आए हुए 30 लाख ईयर्स हो गए, और हमने राइटिंग सीखी 5000 ईयर एगो। तो 99% टाइम ह्यूमंस पे लिखना ही नहीं आता। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर अच्छा है ना, लिखना काहे को सीखा, नहीं लिखते तो एग्जाम भी नहीं होते। लेस देन 1% हिस्ट्री फॉल अंडर दिस पीरियड, यानी 99% हिस्ट्री इस एरिया में फॉल ही नहीं करती जहाँ पे ह्यूमंस को लिखना आता था। टूल्स मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, मैंने आपको पहले ही बता दिया बिफोर में क्या होगा, टूल्स होंगे, इम्प्लीमेंट्स होंगे एंड अदर मटेरियल्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल तो होगा बट बुक्स भी होगी। लिव ऑफ द पीपल, द लाइफ ऑफ द पीपल में क्या होगा, जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे आप लिटरेचर की मदद से ये पता कर सकते हो कि हाँ भाई वो किस तरीके से रहते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है, मेजरमेंट ऑफ द टाइम अप्रॉक्सीमेटली, डेट आर डेटिंग इवेंट एंड कल्चर इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली, यानी आप एक केवल कल्चर को समझोगे, उस कल्चर के हिसाब से क्या करोगे, डेट को डिसाइड करने का ट्राई करोगे। कैसे? जैसे मान के चलो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट निकाली, तो हमको पता कैसे पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है ये? हम उसके यूटेंसिल्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के यूटेंसिल्स से मिलाएंगे, उसके टूल्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टूल्स से मिलाएंगे। अगर वो मिल जाता है तो हम बोलेंगे इट्स ओके, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ या सिंधु लिपि की बात करूँ तो ये सील्स पे मिलती है। सील क्या होती है आपने देखा होगा, अगर आपके फादर बिजनेस में तो उनके पास ना स्टैम्प होती है, उसी तरीके की एक सील होती थी। देखो मैंने यहाँ पे पिग भी लगाया है, ये एक यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला जानवर जिसको हम बोलते हैं। गर्ल्स ने काफ़ी देखा होगा अपने प्रिंसेस वाले कार्टून्स में, क्योंकि वो उन्हीं के में होता है ना।
और ये ऊपर कुछ पिक्टोग्राफ्स हैं। अब इसका मीनिंग क्या है हमको नहीं पता। ओके, पॉटरी पे वो इन लैंग्वेज को लिखते थे और यूज द पिक्टोग्राफिक सिंबल। अब पिक्टोग्राफिक सिंबल्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके के चित्र होते थे। जैसे इस वाले को देखिए, ये पिक्टोग्राफ हमको थोड़ा मछली की तरह लग रहा है, फिश की तरह लग रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ना तिरुपति बालाजी जो होते हैं उनका ऊपर जो एक टीका टाइप का लगाया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है वो हमको भी नहीं पता। स्क्रिप्ट हैज नॉट बिन डेसिफर्ड, यानी अभी तक स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन पढ़ा जाएगा उस दिन शायद हम एक को लेक्चर बनाए। आई होप सो कि जल्दी पढ़ा जाए। बहुत रिसर्च हुई है और बहुत रिसर्च चल रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वी स्टिल कैन नॉट रीड द हरप्पन स्क्रिप्ट। द अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। तो हमको ये तो पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की गलियाँ क्या थी, कैसी थी, बड़ी शानदार थी, आज के इंडिया के मल्टीपल सिटीज से ज़्यादा शानदार थी। वहाँ घर कैसे थे, वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, बट उनके बारे में कोई भी रिटेन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये अजम्पशन हो सकता है। शायद एक डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे की पूरी नॉलेज को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रीडिंग्स हैं, जो भी स्क्रिप्ट है, वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। बट हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो देखिए इसमें क्या था, मेसोपोटामिया था, एंड इसमें एंशियंट इजिप्ट था, एंड इसमें हीरोग्राफिक है ना, हीरोग्लिफिक बोलते हैं इसको, हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है। इसमें क्या था, सिंपली और सिंपली पिक्चर्स होते हैं। ओके, उन पिक्चर्स का एक मीनिंग होता है। बट इजिप्ट के साथ में क्या केस था, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने लैंग्वेज का यूज किया, जो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया, उस स्क्रिप्ट को बाद के लोगों ने भी कंटिन्यू रखा। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, उन ओल्ड चीज़ों को उसे मैच करके देखा, तो उससे हम उस लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। इसमें भी एक स्टोन था, उसमें पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी हुई थी, तो उससे समझना काफ़ी ईजी रहा। बट अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ को इतना बड़ा इंस्क्रिप्शन नहीं मिला कि जहाँ पे पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो एक साथ आई हो। वो काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में लगते थे। तो डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी ये सिविलाइजेशन भी उसी टाइम पे डेवलप हो रही थी जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। जैसे मैं मेसोपोटामिया की बात करूं, पहले इजिप्ट पड़ेगा अफ्रीका में, मेसोपोटामिया पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली टर्की में, और इंडिया में पड़ेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में ट्रेड होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया में जितने भी आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिले उसमें हड़प्पा का डिस्कशन है, जिसको मलूहा बोला जाता था। उन्होंने हड़प्पन लोगों को मलूहा बोला। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अ डिफरेंट राइटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली। यानी अभी ये लोग कनेक्टेड तो हैं, ट्रेड तो कर रहे हैं, बट इतने कनेक्टेड नहीं है कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके एक कॉमन लैंग्वेज बना सके। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइम पे सेम चीज़ों को फॉलो किया। द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री। अब देखो ये जो सामने है वो आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द कॉनियोफॉर्म एंड द हीरोग्राफिक। अब हीलियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके के ना पिक्चर्स होंगे, सिंबल्स होंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने इनको क्या किया, डेसिफर्ड किया, यानी हमने इसको रीड कर लिया है। देयर डिस्कवरी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। यानी ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये एक शायद टर्की में एक जगह है, वहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोन है, तो इस पर क्या है, हीरियोग्राफिक्स लगे हुए हैं, यानी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब इन लोगों ने इस तरीके की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया, तो वहाँ पे एक चीज़ हुई बहुत क्लियरली कि लोगों ने इसी पीरियड को, जिस टाइम पे हमने उन चित्र को बनाना शुरू किया, उसी पीरियड को उन्होंने हिस्टोरिक पीरियड बोला। देखो लैंग्वेज को समझने का ट्राई करो। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ का, तो इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, मैं इसको हिंदी में लिखूंगा ये, और इसको इंग्लिश में लिखूंगा ऐसे या ऐसे। मैंने बोला खा, तो मैं इसको हिंदी में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इंग्लिश में मैं ऐसे लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, अपनी साउंड को एक वर्ड दिया। पर स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने साउंड को क्या दिया, उन्होंने साउंड को पिक्चर्स दी। उन पिक्चर्स का मीनिंग रीड करके हमने इस पूरे के पूरे स्टोन को क्या किया, रीड किया, जिसको हमने क्या बोला, हीरियोग्राफिक्स एंड कॉनिफॉर्म्स, क्यूनियोफॉर्म्स, सॉरी, है ना। तो अराउंड 500 ईयर एगो राइटिंग हेल्प टू प्रिजर्व हिस्ट्री फॉर द फ्यूचर जनरेशन। लोग चाहते थे कि हमारी जो एज है काफ़ी कम है, 80 साल क्या होता है, 30 लाख साल पहले आए थे। अगर आप परसेंटेज भी निकालोगे तो ना के बराबर निकलेगा। तो ह्यूमंस को ये चाह थी शुरू से कि लोग हमको लंबे टाइम तक याद रखें, तो उन्होंने अपने सबूत पीछे छोड़े, ये कहने के लिए कि भाई मैं यहाँ था। वही काम तो आपको करना है। देखो हिंदुइज्म में क्या होता है ना, हिंदुइज्म में अनंत जन्मों का चक्र है, यानी है ना, एक पर्सन मरता है फिर से जिंदा होता है, फिर से मरता है फिर से जिंदा होता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये बनाया क्यों है भाई। तो उसका एक मतलब यह है कि आप अनंत चक्र पे अपना क्या छोड़ सको, निशान छोड़ सको। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, जैसे ना मल्टीपल पर्सन हुए, वो क्या करेंगे,
अपनी पहचान छोड़ के जाएंगे। तो वही काम आपको करना है हार्ड वर्क के थ्रू। जैसे जिस पर्सन ने एआई का डेवलपमेंट किया, जैसे एलोन मस्क हो गए, क्या वो हिस्ट्री में याद रखे नहीं जाएंगे? जब भी ये पढ़ाया जाएगा कि हिस्ट्री में कौन सा पर्सन था जिसने सबसे पहले $1 ट्रिलियन की वेल्थ इकट्ठी की, एलोन मस्क। तो वही काम आपको करना है, आप भी एक दिन ऐसी हिस्ट्री बना के जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आज से 5000 ईयर एगो ह्यूमंस ने लैंग्वेज में पिक्चर का यूज करना शुरू किया, जिसको हमने क्या बोला, हीरियोग्राफिक्स। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हमने कहाँ तक बात की, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ह्यूमंस की बात की, फिर हम सीधे रीडिंग्स पे चले गए। रीडिंग में हमने क्या बोला कि जहाँ पे राइटिंग्स नहीं है उसको हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री, और जहाँ पे राइटिंग्स हैं उनको बोलेंगे पोस्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव रीच्ड ऑन द 14 स्लाइड। तो आज हम 57 स्लाइड्स को पूरा करने का ट्राई करेंगे। तो दिस इज अ 15 स्लाइड। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमने क्या किया, ब्राह्मणी नाम की एक स्क्रिप्ट को डेवलप किया। वो है स्क्रिप्ट ये, मैंने ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया है पे, द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग अराउंड द स्तूपा एंड द सांची। सांची में जो बौद्ध स्तूपा है ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस लैंग्वेज को हमने रीड कर लिया है। मेरे हिसाब से शायद जेम्स प्रिशेप थे जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी अशोक के स्तंभ थे उनको क्या किया था, रीड किया था। यूज्ड अराउंड द 400 BCE। अब BC का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। इसको मैं थोड़ा आपको समझा दूं, जैसे ये 0, ओके, तो यहाँ पे क्या है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। ओके, इससे पहले का जितना भी टाइम है आप उसको BCE बोलोगे, और उसके बाद का जितना भी टाइम है आप उसको क्या बोलोगे, CE बोलोगे। क्या बोलोगे, CE बोलोगे। जैसे आज की डेट में हम 2026 में बैठे हुए हैं, तो फ्यूचर में जब आपके बारे में कभी बात होगी तो उसके आगे हम लगाएंगे 2026 CE। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, हम सीधे 1 BCE से 1 CE में चले जाते हैं, तो देयर इज नो जीरो। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत पता पड़ गया। अगर इसके बारे में थोड़ा और देखना है तो हम एक सिंपली क्या हम बना सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियोस पे बना सकते हैं। तो बस BC का मतलब ये है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे पहले की बात है। जैसे मैंने यहाँ पे 400 BCE लिखा है, तो आज से कितना साल हो गया, 2026 में 400 ऐड कर दो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगी और गंगा वैली में देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। ब्राह्मणी बिकम द वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट स्क्रिप्ट। इसमें जो किंग अशोक थे उन्होंने मल्टीपल्स स्क्रिप्ट लिखी हैं। किंग अशोक ने इस स्क्रिप्ट का यूज किया था अपने मैसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने में। जैसे मैं बात करूं एम्परर अशोक एंड ब्राह्मणी, ये हैं महाराज अशोक, तो ये कहाँ पे हुए हैं, 3rd सेंचुरी BCE में हुए हैं। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को फॉर्मलाइज किया। फॉर्मलाइज का मतलब क्या है, अपने दरबार में यूज किया, अपने इंस्क्रिप्शंस पे यूज किया। क्योंकि देखो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं है। जैसे आज की डेट में मोदी जी को मन की बात करनी होती है तो वो क्या करते हैं, सीधे आते हैं रेडियो पे बोलते हैं। उनके पास में अपना ट्विटर अकाउंट है, उनके पास में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनके पास में पूरे की पूरे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो मोदी जी के मैसेज को आप तक बड़े ईजिली पहुंचा सकते हैं। बट अशोक सर के पास में ऐसा कोई सीन था ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पिलर्स बनाए, उन पिलर्स पे अपना मैसेज लिखा, अलग अलग जगह पे जाकर उन पिलर्स को इंस्टॉल कर दिया। तो इस तरीके से वो अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट। ऑल्सो यूज द आयरन एज पीपल। तो ब्राह्मणी लिपि का यूज अशोक ने भी किया, मॉडर्न टाइम पे किया। जो आयरन एज वाले पीपल थे उन्होंने भी यूज किया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरन एज, तुम बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, आयरन एज क्या होती है, देखो बेटा ब्रॉन्ज एज भी होती है, ठीक है, और कॉपर एज भी होती है और आयरन एज भी होती है। कि उस टाइम के जो इंसान थे वो किस तरीके के टूल का यूज कर रहे थे। जैसे ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का यूज होगा, चालकोलिथिक में तांबे का यूज होगा, उसी तरीके से आयरन एज में किसका यूज होगा, आयरन का यूज होगा। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आयरन का इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा इन्वेंशन है। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जब ह्यूमंस रह रहे थे तो सब जगह क्या थे, फॉरेस्ट थे, कोई काटने वाला नहीं था ना। अब ह्यूमंस को अगर एग्रीकल्चर करना है तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। अब कट करने के लिए आप कॉपर के एक्स से कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तांबे की कुल्हाड़ी से पेड़ को कट करोगे तो पेड़ तो नहीं कटेगा, एक्स टूट जाएगी। और ब्रॉन्ज तो उससे भी सॉफ्ट होता है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रॉन्ज क्या है, सॉफ्ट मेटल है। जैसे ही हमको आयरन मिला तो हमने सबसे पहले आयरन की कुल्हाड़ी बना के जंगल साफ करना शुरू किया। और जब हमने जंगल साफ कर लिया उसके बाद में हमने क्या किया, बोर के थ्रू ह्यूमंस को साफ करना शुरू किया। तो आयरन एज से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा काफ़ी फास्ट। तो
तो आयरन का इन्वेंशन भी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी है जैसे हमने फायर का इन्वेंशन किया था, या व्हील का इन्वेंशन किया था, या हमने सिविलाइजेशन का इन्वेंशन किया था, या एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया था। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं हिस्ट्री में डूब जाता हूँ। मेरा मन करता है मैं तुमको सब पढ़ा दूँ, ठीक है। अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द ब्राह्मणी लिपि। इन्होंने क्या किया, इस तरीके के पिलर्स जैसे ये ना, ये इन पिलर्स पे अपनी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को लिखा, इस तरीके से दीवारों पे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को लिखा, और यहाँ तक कि जो बोल होता है ना, जो कटोरा होता है बाउल, उस पर भी इन्होंने ब्राह्मणी लिपि को लिखा। तो लोगों ने इस स्क्रिप्ट को काफ़ी फास्टली पढ़ा, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज़ द ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई थी। तो इसको आप चाहो तो रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। की टेकअवेज ये है, द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन सिविलाइजेशन बाय प्रिजर्विंग नॉलेज, कल्चर, हिस्ट्री, वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू अनकवर द स्टोरी ऑफ द टाइम बिफोर राइटिंग एग्जिस्ट। यानी जो इन्वेंशन है राइटिंग का, उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदला, क्योंकि अब वो अपने बारे में बात कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे आज हम रील के थ्रू करते हैं ना, बहुत सारे लोग केवल घूमने जा रहे हैं तो उसकी रील डाल दी, वो अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी ने नए कपड़े पहने तो उसकी रील डाल दी, तो उसी की वजह से। बट जब हमारे पास राइटिंग नहीं था तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको चेंज करने में हमारी मदद की। तो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे 6 है तो उसको 9 मान के चलना, फिर भी मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो ऐसा है कि जब एज अ टीचर, एज अ लर्नर, मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है। गलती करना सीखो। आई लव दैट कि द राइट ऑफ फेलियर एवरी पर्सन शुड हैव। अगर आपके पास में राइट ऑफ फेलियर नहीं है तो वो सोसाइटी गलत है। पता है आजकल ना बहुत सारे बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। अभी ना एक स्टूडेंट थी नीट की, उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। वो आई थिंक शायद बाइक पे थी और लंबे टाइम तक जो भी ड्राइवर था उसे ड्राइव करवाए थे, फिर जब पैसे नहीं थे तो उनको पैसे लेके चले गए। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा फेल हो गया तो कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। जिस दिन हमारी सोसाइटी बच्चों को ये सिखा देगी ना बेटा फेल होना इज ओके, उस दिन ना बच्चे भी बड़े फ्रेशली पढ़ाई करेंगे। मेरे हिसाब से द राइट टू फेलियर एवरी स्टूडेंट शुड हैव। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन ये न्यूज़ चैनल, जिस दिन ये कोचिंग वाले, जिस दिन ये बड़े बड़े चैनल वाले उन बच्चों के पास में भी जाएंगे कि भाई तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, अब तुम आगे जाके बहुत कुछ करोगे, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो APJ अब्दुल कलाम साहब, द इग्नाइटेड माइंड जिन्होंने लिखी थी, द विंग्स ऑफ फायर लिखी थी, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। अब जब एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बड़े दुखी हुए। तो एक साधु मिले, उन्होंने बोला कि यार कुछ और बड़ा बनेगा, वो राष्ट्रपति बने। भगवान के प्लान में विश्वास रखना चाहिए। मेरे हिसाब से भगवान के प्लान जो होते हैं ना, वो हमारे प्लान से भी सुपीरियर होते हैं। तो वाई वी आर टेकिंग टेंशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मोटिवेशन होगी, मेरी मोटिवेशन भी थोड़ी सीरियस होती है, ठीक है ना। तो वाई शुड बी स्टडी द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। देखो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन जब दिमाग आया ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला कि हम इस अर्थ पे हैं क्यों। आज की डेट में तो ये सवाल और बड़ा है क्योंकि अर्थ के बाहर आज तक हम लाइफ को ढूंढ ही नहीं पाए। ये बात क्लियर है कि बाहर लाइफ है और यूनिवर्स में लाइफ सबसे कॉमन है। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ढूंढना मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है। अभी जिस प्रेजेंट प्लेस पे हम हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, और उससे अगर हमको बाहर निकलना है और हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो यूनिवर्स के 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट, सॉरी यूनिवर्स नहीं, मिल्की वे के 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पहुंचने में 4 लाख साल लगेंगे। तो हम हैं क्यों? इतनी बड़े ब्रह्मांड में इतने छोटे से गोले पे इतना छोटा सा इंसान बहुत सारी टेंशन लेके बैठा हुआ है कि आज मम्मी ने दिल तोड़ दिया, खाना नहीं खाया, है ऐसी की बात। दूसरा, हमको एक्सप्लेन करना है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन, कि स्टार्टिंग में हम ऐसे दिखते थे, आज हम ऐसे क्यों दिखते हैं और फ्यूचर में कैसे दिखाई देंगे। सोचो, ये जो पर्सन है इसको भी देख के किसी ने बोला हुआ ना, यू आर अ हैंडसम गाय, यू आर अ ब्यूटीफुल वूमेन, और इसको भी देख के कि आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं यू हैव अ नाइट सूट, और यहाँ तो सूट की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सो हाउ द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ, यानी क्लाइमेट ने और एनवायरनमेंट ने लोगों की लाइफ को किस तरीके से चेंज किया, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री इज द क्लोजली कनेक्टेड विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि जो नेचर है ना वो आपके कपड़ों को काफ़ी चेंज करने का ट्राई करेगा कि आपने क्या पहन रखा है। जैसे अगर क्लाइमेट कोल्ड है, आप कश्मीर जा रहे हो तो आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, टी शर्ट में थोड़ी पहन सकते हो। अभी शाहरुख खान की तो मूवी नहीं है ना कि वहाँ पे जो हीरोइन है वो शिफॉन की साड़ी में गाना गा रही है, तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, तो हम भी यही बोल देंगे कि बहन जैकेट पहन लो वैसे ही मर जाओगे। तो ये है ह्यूमन हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द अडेप्शन एंड सर्वाइवल। देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है, अडेप्शन एंड सर्वाइवल। सबसे पहले उन्होंने देखा, सिंघल अवलोकन किया कि जंगल है भाई, अब इस जंगल पर राज करना है, एकदम KGF के रॉकी भाई की तरह या धुरंधर के रणवीर सिंह की तरह, है ना, जसकीरत सिंह रंगी और हम जाली मजारी।
फिर उन्होंने अपना दिमाग दौड़ा के अलग अलग वेपन्स बनाए। तो उन्होंने अडेप्ट किया, सर्वाइवल किया, फिर रूल किया। यही जीवन का रूल है। सबसे पहले आपको उस सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो सिस्टम है, आपको एक्सेप्ट करके फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, दिस इज ऑल अबाउट। क्योंकि सिस्टम में कुछ लोग करप्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं पूरा सिस्टम ही करप्ट होता है, ठीक है। तो ये अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो पहले हमारे पूर्वज ऐसे दिखाई देते थे, दे आर द होमोसेपियंस। देखो हमारे पूर्वज, दिस अ मोस्ट ब्यूटीफुल पिक एवर आई सीन। कितनी अच्छी स्माइल है विदाउट सेल्फी। आज की डेट में ऐसा पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप क्या बोलोगे, बड़े गंदे हो? नहीं, आपका बेस है भाई। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल फिजिकल चेंज, हल्के हल्के प्रेजेंट कंडीशन से लेकर इस कंडीशन तक पहुंचना। जेनेटिक चेंजेस, जीन्स में क्या क्या चेंज आए, जैसे जो ह्यूमंस इक्वेटर के पास थे, जो अफ्रीका में थे, वो सिंपली क्या हुए, काले बने। और जो ह्यूमंस इक्वेटर से दूर थे वो गोरे बने। क्योंकि आपकी स्किन ने क्या किया, जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट थी वहाँ पे मेलाटोनिन नाम का एक पिगमेंट आपकी स्किन में बनाया और आपकी स्किन काली हो गई। जो लोग रसिया में पहुँचे उन्होंने ठंड को झेलना सीखा। जो लोग सहारा डेजर्ट में पहुँचे उन्होंने डेजर्ट को झेलना सीखा। और हर जगह पे हमने क्या किया, ह्यूमन लाइफ को आगे बढ़ाया। तो जेनेटिक्स भी उसके हिसाब से चेंज हुए। जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनके पीछे ना एक छोटा सा ग्रंथि होता है, ओके। आई डोंट नो अबाउट इट, ग्रंथि कैसे बोलते हैं, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई स्टडी फ्रॉम द हिंदी बोर्ड। तो बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स का मुझे मीनिंग नहीं पता। वैसे मैंने साइंस ही पढ़ा था, आई वॉज अ इंजीनियर, तो साइंस मेरा अच्छा है। अ डेवलपमेंट फ्रॉम द अर्ली एंसेस्टर्स टू द मॉडर्न ह्यूमंस, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो डेवलपमेंट था अर्ली एंसेस्टर से लेके मॉडर्न ह्यूमंस तक, वो क्या था। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स पे काम करना है, जैसे ऑस्ट्रेलोपैथालिस, ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, सबसे ओल्ड ह्यूमन जो है वो यही है, जिसको द ऑस्ट्रोपैथेलिसिन, ओके। ऑस्ट्रोपैथेलिस के बाद में आपको देखने को मिलेगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है मॉडर्न ह्यूमन। देखो ऐसा है कि केवल एक होमोसेपियंस नहीं हुआ, मल्टीपल्स एंसेस्टर हुए। उन एंसेस्टर्स में से जो होमोसेपियंस थे वो सर्वाइव कर पाए और उन्होंने जाके मानव जाति की शुरुआत की, ओके। तो ये है, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ द मॉडर्न ह्यूमंस डेवलप। तो ये आपको ये समझाएगा कि किस तरीके से मॉडर्न ह्यूमन डेवलप्ड हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्ट्रोपैथेशियन एंड द पैथेसिनियस, ओके, एंड द होमोसेपियंस। तो ये जो मैंने पिक लगाई है ना, ये आपका जो ऑस्ट्रोपैथेसिस है उनकी पिक लगाई है। तो वो देखो दिखने में किस तरीके थे, ओके। ये अब ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इनको हमने बोला सदन मानव, यानी ये आपको अफ्रीका के साउथ में देखने को मिलेंगे। यानी जो सबसे पहला मानव था, जो सबसे ओल्ड ह्यूमन का एंसेस्टर था, वो कहाँ पे पैदा हुआ, अफ्रीका के साउथ में। और पिथेकस का मतलब होता है प्राइमेट्स, यानी ये एप लाइक थे, यानी बंदरों की तरह दिखने वाले थे। बट देखो बंदरों के बाद में भी एक प्रॉब्लम है, बंदर 4 टांगों पे चलते हैं, एप्स 2 टांगों पे चलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि जब आप झुक के चलोगे तो आपको कम दूरी का दिखाई देगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 4 टांगों पे चलना शुरू किया ताकि वो दूर का दिख पाए। कभी आप ट्राई करना दोनों, मतलब ना जैसे आप ना कैट वॉक करके, कैट वॉक नहीं, थोड़ा लोइन की तरह वॉक करके देखना, घोड़ा बन के चल के देखना, दोनों हाथ नीचे रख के, तो आपको कम दूरी का दिखाई देगा। बट इसका एक लॉस भी हुआ, जब आप 2 पैरों पे चलते हो तो आपकी ऊपर की बॉडी भारी होती है, तो आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपकी नी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो ह्यूमंस को नी पेन है ना, वो उनके पूर्वजों से मिला है। अगर हम भी हाथ और पैरों के बल पे चलते तो हमारी नीज पे कभी इतना प्रेशर पड़ता ही नहीं। अब ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ, टीचर्स को हमेशा एवेल्यूएशन ही दिखता है ना। तो होमोसेपियंस एंड मॉडर्न ह्यूमंस, तो पहले ऑस्ट्रेलोपैथेलिस से लेके हम कहाँ तक पहुँचे, होमोसेपियंस तक पहुँचे। तो एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आपको देखना है और ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आपको याद भी करना है। लास्ट में मैं सारे कीवर्ड्स एक पेज पे लेके आपको दे दूंगा। द ह्यूमन सर्वाइव्ड बिकॉज दे कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर स्किल, क्योंकि ह्यूमंस ने लगातार अपनी स्किल्स को क्या किया, अच्छा किया। अगर वो अपनी स्किल्स को नहीं चमकाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये है। तो उसके बाद में क्या हुआ, कल्चरल एवोल्यूशन हुआ। कल्चरल एवोल्यूशन का मतलब क्या था, हमने एक कल्चर डेवलप किया। जैसे ये देखो सारे लोग एक साथ हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, ये को सर्च कर रहे हैं और ये सबको देख रहा है। तो एक कल्चर बनाया, उस कल्चर में हमने एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे आज की डेट में हम शादी करते हैं तो शादी में क्या होता है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कल्चर की वजह से क्या हुआ, हमने अडेप्ट किया सराउंडिंग को। क्योंकि जब सर्दी की रात थी और हमारे पास में आग भी नहीं थी तो हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ चिपक के सोना शुरू किया। जब हम अपनी सराउंडिंग में होते थे तो बॉडी हीट ट्रांसफर होती थी, तो उनसे एक चीज़ समझ में आने लगी कि हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, जब कोई भी बड़े जानवर का शिकार करना होता था तो सब एक साथ करते थे। अब शिकार करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, तो उन्होंने टूल्स डेवलप किए और डेवलप न्यू टेक्निक्स।
उन्होंने क्या किया, न्यू टेक्निक्स को डेवलप किया एंड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। उन्होंने उन चीज़ों को पता लगाया कि यहाँ पे पानी मिल सकता है, यहाँ पे हमको वुड मिल सकती है, यहाँ पे हमको फ्रूट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को चेंज किया। दैट्स कॉल्ड द कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चरल एवोल्यूशन इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ थी। आज की डेट में कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई मॉस्क जाता है, वो किस लिए, क्योंकि वो एक कल्चर है। उस कल्चर को इन लोगों ने बनाया, बट इनको ये नहीं पता था कि जिस भगवान को, जिस गॉड को ये बनाने वाले हैं अपने मोक्ष के लिए, उसी के नाम पे हम लोग इतनी फाइट करेंगे। ठीक है, तो कल्चरल एवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन सर्वाइव्ड बिकॉज दे कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर स्किल्स। मैं फिर से बोलूँगा, इन लोगों ने अपनी स्किल्स पे काम किया, और जो आदमी अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेगा उसका यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। तो इन्होंने अडेप्ट किया, टूल्स बनाए और शिकार किया और एक कल्चरल एवोल्यूशन किया। दिस इज ऑल अबाउट। अब क्वार्टनरी पीरियड आएगा। अब हमने क्या किया है, पूरी हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वार्टनरी पीरियड अप्रोक्सीमेटली 26 लाख ईयर एगो खत्म हो गया। अब इसमें क्या होगा, क्लाइमेट चेंज काफ़ी फ्रिक्वेंटली होगा। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो आपको देखना चाहिए आइस एज मूवी। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आइस एज में क्या हो रहा था। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो उससे क्या हुआ, ह्यूमंस को भी थोड़ी दिक्कत हुई, बट ह्यूमंस ने न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर आप न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, टूल्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो एग्जाम फैक्ट के लिए मैं बता दूं, जो क्वार्टनरी पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख ईयर एगो खत्म हो गया था, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। एडेप्टेशन तो 26 लाख के आसपास है ना, लास्ट हो गया था। तो अडेप्टेशन हेल्प ह्यूमन टू सर्वाइव चेंजिंग द क्लाइमेट। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, हमने कपड़े बनाना सीखा, हमने गर्म रखना सीखा, हमने आग जलाना सीखा, हमने उस टाइम पे चीज़ों को फ्रीज करके रखना सीखा। इतना हैवी आइस एज था कि उसको सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। उसी टाइम पे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ख़त्म हो गए। जैसे कभी मेमथ सर्च करना, हाथियों के एंसेस्टर थे, काफ़ी बड़े थे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो ख़त्म हो गए। इसके बाद में हम चलेंगे फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग। अब देखो, ह्यूमंस ने काफ़ी चेंज किया। चेंज करने का सबसे बड़ा वो क्या था रीज़न, कि हमको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम हंटिंग कर रहे थे तो लगातार हमको एक जगह पर रुकने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे शिकार होगा वहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। अब कल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि अगर आपको कल्चर डेवलप करना है तो आपको एक जगह पे रुकना पड़ेगा। अब आप सोचो कि एक 50 होमोसेपियंस का एक ग्रुप है, उसमें से आइडली 20 मेल हैं, 30 फीमेल। क्योंकि मैंने मेल को कम क्यों बताया, मेल का एक तो फर्टिलिटी रेट कम होता है। फर्टिलिटी रेट मतलब नेचर कम मेल्स को पैदा करती है, सॉरी ज़्यादा मेल्स को पैदा करती है, बट जो मेल्स हैं वो शिकार पे जा रहे हैं। तो उस ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। बट सोचो, उसमें से 5 फीमेल प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट महिला फीमेल जंगल में जानवर शिकार भी हो सकता है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली थी। तो हमने क्या किया, हंटिंग और गैदरिंग, यानी अब हमने हंटिंग और गैदरिंग छोड़ के एग्रीकल्चर शुरू किया। क्योंकि अब एग्रीकल्चर के साथ में क्या था, जैसे ये मेरा एक फील्ड है, इस फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, तो इस फील्ड को मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो इन फील्ड के आसपास ही पूरा का पूरा जमावड़ा होने लगा। इस पूरे एरिया में क्या होने लगा, विलेज बनने लगे। तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन ने सबसे पहले छोटे छोटे क्या बनाए, झुंड बनाए, और उसके बाद में क्या बनाए, गांव बनाए। दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ में आए। तो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट थिंग जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाने में मदद की। क्योंकि देखो, जब एग्रीकल्चर थे तो सेटलमेंट्स बनना शुरू हुए, लोगों ने घर बनाए। अब घर में भी उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का यूज किया, जैसे जानवर अंदर ना आए, तो एक सुकून भरी नींद आने लगी। अब ह्यूमंस को ये टेंशन नहीं थी कल अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कि कल उठ के हमको खेत की जुताई करनी। ऐसा नहीं कि सीधे हमने एग्रीकल्चर के तो हमने सब छोड़ दिया, बट हम अब आसपास के एरिया में जाते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ। अब सेटल्ड लाइफ का जो पीक है वो मगध एम्पायर होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे सेटल्ड लाइफ के साथ साथ क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में सरप्लस फूड होना चाहिए, जो आपकी प्रेजेंट की तो जरूरत को पूरा करे, साथ साथ फ्यूचर की जरूरत को भी पूरा करे। अब सेटल्ड फूड का मतलब क्या है, इसको समझने का ट्राई करो सरप्लस फूड का। जैसे ये एक विलेज है, विलेज नहीं है, सेटलमेंट मान लो, इसकी रिक्वायरमेंट है डेली 5 kg ऑफ वीट, बट अब प्रोडक्शन में कर पा रहा हूँ 8 kg का, तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 kg एक्स्ट्रा है। तो जब एक्स्ट्रा वीट हुआ हमारे पास में, अगर एक्स्ट्रा खाना हो तो हमने परमानेंट सेटलमेंट बनाए, और इससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनी, उसके साथ साथ क्या बना, उसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी, और यही सिविलाइजेशन आगे आके बड़े बड़े साम्राज्यों में बदली।
जिसमें आपको ग्रीक साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यूनान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मगध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हस्तिनापुर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सरप्लस फूड क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। अब लोग शाम को बैठ के गाना गाया करते थे आग के पास, क्योंकि अब भागना नहीं है ना यार, अब लोग खेती करेंगे। तो खेती ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे सुंदर इन्वेंशन है। मेरा मानना है कि आज की डेट में भी आप कुछ भी जॉब करो, पर आपके पास ना मैं गाँव में खेत होना चाहिए, जहाँ पे आप साल में 1-2 बार घूम के आ सको। देखो कितना रिलैक्सेशन मिलता है। एग्रीकल्चर मेड सिविलाइजेशन पॉसिबल, तो एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन पॉसिबल हुआ। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ये अफ्रीका है, मैंने आपको बोला था जो ऑस्ट्रोपैथिकस थे उनका यहाँ पे वो हुआ था, और उसके बाद में ये यहाँ से होते हुए बाहर निकले थे। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन का मतलब ऐसा है कि आज से 20 लाख साल पहले 20 लाख ईयर्स है, यानी 20 मिलियन ईयर एगो ह्यूमंस ने बिगिन किया माइग्रेट टू अनदर कंट्री, यानी उन्होंने क्या किया, माइग्रेशन शुरू किया, बाहर की तरफ जाना शुरू किया। अब इस माइग्रेशन का क्या रूट था, वो रूट आपको समझना पड़ेगा, और उसी रूट में ह्यूमंस के बारे में छुपा हुआ है कि इन्होंने क्या किया। तो अफ्रीका कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमनिटी, तो अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं, बर्थ प्लेस बोलते हैं ह्यूमनिटी का। पर देखो ब्रिटिशर्स ने यहीं से सबसे ज़्यादा गुलाम निकाले, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया, सबसे ज़्यादा हरेस किया। तो ये अफ्रीका के साथ में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज की डेट में भी मैं अगर अफ्रीका की बात करूँ तो मुझे कहने में ये बड़े दुख होता है कि अफ्रीका के पास में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अपने रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा, बट सिंपली वो उसका यूज कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये देखो रूट है, तो ये आपको सादा डेजर्ट देखने को मिलेगा, ये हैं अफ्रीका से निकले हैं पोटेंशियल रूट। तो सबसे पहले ये कहाँ पे गए, यहाँ से एक ब्रांच गई, ठीक है, सीधे सीधे इंडिया में, दूसरी भी ब्रांच गई, ठीक है, और इंडिया से एक ब्रांच यहाँ से यूरोप की तरफ गई, ठीक है। इस तरीके से एक ब्रांच आगे जाती है, यहाँ से एक ब्रांच चाइना की तरफ जाती है, एक ब्रांच साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाती है, और ये ब्रांच अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से फॉलो करती है। तो यहाँ पे मैंने जो भी ड्रॉ किया है वो क्या है, और लास्ट में ये जाकर पहुँचते हैं यूके में। तो जैसे जैसे ब्रांचेस अलग होती गई वैसे वैसे ये एक दूसरे से बिछड़ते गए। सोचो जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप है, जस्ट इमेजिन, मैं थोड़ा अपना ना कर्सर का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप है, लेट्स अज्यूम 50 लोगों का ग्रुप है, 25, उसमें से 25 तो इंडिया आ गए, इन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट शुरू किया, और 25 चले गए यूरोप, यहाँ पे सेटलमेंट शुरू किया। वो लास्ट दिन के बारे में सोचो आप, जब ये लोग आपस में क्या कर रहे थे, सिंपली और सिंपली एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे कि हम कहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बेटा, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम कहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम यूरोप में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और हम कहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंडिया में। वो फिर कभी नहीं मिलने वाले, इनके बच्चे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। तो सोचो क्या सीन रहता होगा, कितने महान थे ये लोग कि सिंपली और सिंपली यहाँ से चीज़ों को उठा के, 1 सेकेंड, थोड़ा मैं आज लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, तो मैं थोड़ा ना स्लाइड्स को सेटल कर लूँ ताकि पैकअप करने में आसानी रहे। तो ऐसा है कि मैं प्रोफेशनली तो पढ़ाता हूँ, बट 1 सेकेंड, इट्स हियर, ओके डन, ठीक है। तो वो कितना शानदार सीन रहता हुआ, कितने महान लोग थे ये, क्योंकि ये जो 50 लोगों का ग्रुप था, 25 यूरोप में चले गए, 25 इंडिया में चले गए, ये फिर कभी नहीं मिलने वाले, इनके बच्चे मिलेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमंस ने कहाँ से शुरू किया, अफ्रीका से शुरू किया, और पूरे के पूरे दुनिया में फैल गए। तो मैं जब इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा मतलब सम टाइम आई फील पैरालाइज्ड कि यार ये इतने महान लोग थे। तो दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये। तो बेसिकली हाउ वी नो अबाउट द हिस्ट्री, ये आपकी बुक में दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर द अर्ली ह्यूमन साइट्स, अनकवर द क्लूज सच एज टूल, बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो उसमें कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया था वो था, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बार इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे सिमिलर टूल्स होंगे उनके हिसाब से हम पता करते जाएंगे। होमो इरेक्टस माइग्रेशन, यानी होमो इरेक्टस का जो माइग्रेशन था वो किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब होमो इरेक्टस ने क्या किया बेटा, होमो इरेक्टस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल उस टाइम पे सेपियंस थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेपियंस के साथ साथ और भी ऐसे प्राणी थे जो लगातार क्या कर रहे थे, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। तो होमो इरेक्टस आर वन ऑफ देम। तो फर्स्ट ह्यूमन लीव अफ्रीका। होमो इरेक्टस का सबसे महान काम ये था कि इन्होंने अफ्रीका को छोड़ा, और ये माइग्रेशन एक बार में नहीं हुआ, ये लगातार सालों तक हुआ, लाखों सालों तक। माइग्रेशन occurred between the 2 million to 0.5 million years ago and first hominin
टू माइग्रेट अफ्रीका, यानी होमो इरेक्टस फर्स्ट ऐसे। अब जैसे होमोनिन का मतलब क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ ह्यूमंस जिसमें प्रेजेंट भी शामिल है और ओल्ड भी शामिल है। तो ये यूज स्टोन एक्स, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने स्टोन एक्स का यूज किया। मैं तो यहाँ पे देखो ये आयरन की लगाई पर स्टोन का करते थे। हैंड एक्स बनाए और इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स बनाए। तो अफ्रीका कंसीडर द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमनिटी, यानी अफ्रीका में क्या हुआ, ह्यूमनिटी का बर्थ हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब होमो सेपियंस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मॉडर्न ह्यूमन माइग्रेशन। तो अराउंड द 3 लाख ईयर्स एगो फाइनली होमो सेपियंस अफ्रीका में आए और इन्होंने अफ्रीका को छोड़ा। मैंने आपको बोला डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, वो अलग अलग टाइम पे छोड़ेंगे। अराउंड द 1,25,000 ईयर्स एगो मेजर माइग्रेशन आउट ऑफ द अफ्रीका, यानी आज से 1,25,000 साल पहले 1,25,000 ईयर एगो लगातार ह्यूमंस बाहर निकले और पूरी दुनिया को बदल दिया। इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। मॉडर्न ह्यूमंस ग्रेजुअली पॉपुलेट द एवरी कॉन्टिनेंट। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को पॉपुलेट किया। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, ह्यूमंस evolved throughout the biological evolution, cultural development, agriculture-led civilization. Africa was the birthplace, and Homo erectus was the first hominin to migrate out of the Africa. Okay, उन्होंने क्या किया, बाद में फिर होमो सेपियंस आते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ाया था वो आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम फैक्ट है, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। लास्ट में था की टेकअवेज। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री शो हाउ आवर एंसेस्टर इवॉल्व फिजिकली, अडेप्ट कल्चरली, डेवलप द टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर एंड इवेंचुअली बिल्ड द फर्स्ट सिविलाइजेशन। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इवॉल्व किया फिजिकली, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया टेक्नोलॉजी का, एक्स बनाए, पत्थर के हथियार बनाए। ओके, तो इस तरीके से वो आगे बढ़े। तो आज हम 36 स्लाइड्स तक पहुँचे हैं। चैप्टर लॉन्ग रहेगा क्योंकि नॉर्मली आपका जो चैप्टर है वो 36 पेजेस में है और आज हम हार्डली 8 to 9 पेजेस कवर करके आए। देखिए 2 तरीके से पढ़ाना होता है, मैं हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा के भाग जाऊँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बट जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा कवर करूँगा। देखिए आपके पास में बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव हैं जो टीचर बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, सीधे सीधे स्लाइड उठा के लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। मुझे ये हिस्ट्री समझ में नहीं आती। हिस्ट्री का मतलब ये कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आपके पास में भी जाए। तो ये पार्ट मैंने खत्म कर दिया बिकॉज ये जो लेक्चर है ऑलरेडी 1 आवर का हो चुका है, इससे ज़्यादा पढ़ाने का कोई फायदा होता नहीं है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन 4 to 5 आवर्स, और मेरे हिसाब से ये डिसेंट लेक्चर की लेंथ है। क्योंकि अगर आपके स्कूल में 40 मिनट्स का भी एक लेक्चर होता है और 35 मिनट टीचर पढ़ाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 15 to 16 लेक्चर तो लेने वाला है, आप माने या ना माने। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, टीचर को उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स को इतनी ज़्यादा चीज़ों को इतने शॉर्ट में समझाना है ना, जिसका कोई ठीक। मेरे पास तो ऑनलाइन मीडियम है तो मैं इन चीज़ों को इजीली आपके सामने रख सकता हूँ, बट सबके पास नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही है। टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। दिस इज अबाउट, टाटा बाय बाय।